नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आ गए हैं 19 नंबर का वीडियो है और ये जो वीडियो है इस सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है। कल एक वीडियो और मिलेगा आपको और उसके बाद फिर हम लाइव क्लासेस लेकर आ जाएंगे। आज के वीडियो में आप ध्यान से देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है और साथ ही आपको ये भी मिलने वाला है कि टेस्ट सीरीज आप कैसे लगा सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में आमतौर पर सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है जिसका उपयोग हम वर्ड में टेक्स्ट लिखने के लिए कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हमसे आमतौर पर जो हम यूज करते हैं फॉन्ट का साइज, उसमें सबसे छोटा जो है वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है ना। नॉर्मली बात कर रहा है, मतलब कि हमको यहाँ से हम फॉन्ट चेंज करते हैं, यहीं पर हमको फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए मिलता है। तो यहाँ से हम कम से कम कितना कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, कम से कम हमको ड्रॉप डाउन विंडो में जो बटन मिलता है वो मिलता है 8 का और मैक्सिमम कितना मिलता है 72। तो यहाँ पर 8 जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। नॉर्मली हम इतना ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमाइज करने की बात अगर होती कि हम कितना कर सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता, देन उसका आंसर कितना होता, फिर हम कर सकते थे 1 और मैक्सिमम कितना कर सकते थे तो फिर हो जाता 1638। याद रखिएगा, जो फॉन्ट का साइज होता है इसको हम पॉइंट में नापते हैं। ठीक है, तो इसके सामने आपको पीटी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शैक्षणिक परीक्षण में लोकप्रिय है। शैक्षणिक परीक्षण मतलब कि हम जो एग्जाम देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, उसमें इसमें से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ना। तो हमारे पास में है OMR, OLE, OCR और MICR। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं उसमें OMR सीट हमको मिलती है, जिसमें हमको पेंसिल से गोले लगाने होते हैं, पेन से गोले लगाने होते हैं। उसकी जांच जो की जाती है वो की जाती है किसमें, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका प्रयोग करके और फिर हम लोग लिख लेते, मतलब आंसर सीट जो है उसकी जांच कर लेते हैं, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, HTTPS द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। HTTPS क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें S लगा हुआ है, ये होता है सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी की बात है ना। तो ये हमको किस तरीके की सुविधा प्रदान करता है, हमको बोलता है TCP, TLS और SSL। तो आपको बता दें कि जो HTTPS जो है ये काम करता है किस पर, वेबसाइट के ऊपर काम करता है। जितनी भी वेबसाइट होती है वो सिक्योर होगी या नहीं होगी, तो जैसे हम उसको लॉगिन करते हैं तो सामने हमको HTTP लिखा हुआ मिल जाता है, इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ सिक्योर है। उन्हीं साइट्स पर हमको काम भी करना होता है, ये एक तरह का क्या है, सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेशन होता है जो हमको इसके द्वारा मिलता है वो कौन सा होता है, एक हमारे पास में है TLS और एक हमारे पास में SSL। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो है हमको मिलते हैं। इसके जो राइट आंसर है कौन सा हमारे पास में, ये है लास्ट वाला, P और D दोनों। TCP तो हमको प्रोटोकॉल है, नियमों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए प्रयुक्त कुंजी। कंप्यूटर को हमको फिर से रिस्टार्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बस इतना सा प्रश्न है ना। तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की इसके पहले भी हालांकि हमने बात करी है कि कंप्यूटर में जो बूटिंग होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास में हार्ड बूटिंग और एक होती है हमारे पास में सॉफ्ट बूटिंग। तो सॉफ्ट बूटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिस्टार्ट करना, है ना। और इसका एक नाम और होता है क्या, वार्म बूटिंग। तो हमको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, ये सॉफ्ट बूटिंग करनी है, रिस्टार्ट करना है, तो हमको जरूरत पड़ती है शॉर्टकट की के। और वो शॉर्टकट की क्या होती है, वो है कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट, है ना। इस शॉर्टकट की का प्रयोग करके और हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पहले से चालू जो कंप्यूटर है उसको बंद करके फिर से रिस्टार्ट का कमांड हम दे सकते हैं बिना पावर बटन बंद करे, है ना। तब इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। कोई वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट को आपको क्या करना है भैया, होस्ट करना है ना। अब उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, आप बोल रहे हैं कि वेब सर्वर, है ना, एक्सचेंज सर्वर, मेल सर्वर और डेटाबेस सर्वर। तो जब भी हमको किसी वेबसाइट को क्या करना है, होस्ट करना है, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, हमको जरूरत पड़ेगी एक सर्वर की। और वो सर्वर कौन सा होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए। तो वेब सर्वर की सहायता से ही हम किसी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल होस्टिंग आपने सुना ही होगा वर्ड, कि वेबसाइट को चलाने के लिए हमको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसके अलग अलग फिर चार्जेस होते हैं और वो अलग अलग कंपनीज हम लोग को प्रोवाइड भी कराती है। इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन सी फाइलों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बस इतना सा क्वेश्चन। हमको बोल रहा है जेपीजी, जीआईएफ, वेव और ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर जेपीजी मतलब पिक्चर का फॉर्मेट है, जीआईएफ ये भी पिक्चर का फॉर्मेट है, वेव जो है ये साउंड का फॉर्मेट। और हमको पता है कि अगर हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो उसमें पिक्चर और वीडियो और साउंड है ना, हम तीनों का यूज में कर सकते हैं। मोस्टली जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसका, पिक्चर्स का और साउंड का, है ना, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों दिए हुए मतलब दोनों कैसे हैं, सही है ना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज कि मैं आपको शुरू में बोलते आया हूँ कि फाइल एक्सटेंशन जो है वो हमारे तैयार होनी चाहिए ताकि हम लोग उनको पहचान पाए कि ये है किस चीज का है। और बहुत बार फुल फॉर्म भी बताने रहता है, फाइल का नाम के साथ में एक्सटेंशन बताना होता है। और कई बार अगर बीच में आता है प्रश्नों के तो प्रश्नों को समझने में भी काफी मदद उससे मिलती है। तो शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म और फाइल एक्सटेंशन जो है ये हमारे तैयार आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब रिसेंटली एग्जाम ही है तो आप जाहिर सी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एडोब ने खालिस्तान विकसित किया है जो दस्तावेज को बिना स्वरूपन हानि के प्रेषित और संग्रहित करने की अनुमति देता है। स्वरूपन क्या होता है, यहाँ पे दिया है ना स्वरूपन, तो स्वरूपन क्या होता है, स्वरूपन का मतलब होता है भैया फॉर्मेट। तो एडोब जो है इसने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो दस्तावेज को बिना उसके फॉर्मेट को मिसमैच हुए, है ना, क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है या स्टोर कर सकता है, प्रेषित कर सकता है, संग्रहित मतलब सेंड कर सकता है या फिर स्टोर कर सकता है। तो ऐसा कौन सा उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। एडोब हमको पता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और काफी सालों से वो काम कर रही है। हमको बोल रहा है डिफ्रेगमेंटेशन, है ना, फिर बोल रहा है असेंबलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फिल्टरिंग फॉर्मेट और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हमको पता है कि फाइल का जो फॉर्मेट है मिसमैच हुए बिना और हमको क्या करने देता है, वो उसको स्वरूप सेंड करने देता है। तो वो जो सुविधा हमको मिलती है एडोब के द्वारा वो हमको मिलती है किसमें, वो मिलती है एडोब जो हम एक्रोबैट रीडर जो आता है तो हम क्या देखते हैं उसमें पीडीएफ, है ना। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, एडोब एक्रोबैट रीडर, है ना। तो उसमें हम लोग पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वही दिया है पीडीएफ का फुल फॉर्म, क्या दिया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। तो ये एडोब का है, इसको याद रखिएगा। एडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा इसका एक्रोबैट रीडर कैसा है, ये फ्रीवेयर है ना, इसके पैसे नहीं लगते कुछ तक, एडिटिंग की जब तक आवश्यकता नहीं हो, रीडिंग बिल्कुल फ्री है, तो इसको याद रखना फ्रीवेयर, है ना। बाकी जो इसके सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल वीडियो एडिटिंग के भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो पेड, ठीक। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में आप टेक्स्ट को स्थानांतरित और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। आप एमएस वर्ड में आप टेक्स्ट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको ऑप्शन दे रहा है, कुछ कंडीशंस उसने हम लोगों को दी हुई है। पहले बोल रहा है वो कि रिटर्न विथन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप कर सकते हैं। फिर वो बोल रहा है बिटवीन वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ड के अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनके अंदर ही आप कर सकते हो। फिर वो बोल रहा है बिटवीन ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब कि ऑफिस की अलग अलग एप्लीकेशन अगर होगी, अलग अलग कंपनीज के जैसे हम यूज करते हैं कि अपाचे का होगा या फिर हमारे पास ओपन ऑफिस के जितने हैं या साथ में हमारे पास एमएस ऑफिस के हैं या और भी अलग अदर कंपनी हम लोग को प्रोवाइड कराती है वर्ड पैकेज जो रहते हैं एमएस ऑफिस के, तो उनके बीच भी क्या कॉपी किया जा सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है कि हाँ, है ना। अदर एप्लीकेशन होगी वर्ड फॉर्मेट की उसमें भी कॉपी हो जाएगा, है ना। दूसरी फाइल होगी वर्ड की उसमें भी हो जाएगा और उसी फाइल में भी कॉपी करना रहेगा तो उसमें भी हम एमएस वर्ड से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंडविड्थ से क्या तात्पर्य है, बैंडविड्थ, है ना। तो बैंडविड्थ हमको पता ही है ना, इसके पहले भी हम लोगों ने बात करी हुई है बैंडविड्थ के लिए। बैंडविड्थ होती है कि एक निश्चित समय में डाटा को सेंड करने की मात्रा, है ना, कि एक छोटा समय का अंतराल है उसमें आप कितना डाटा सेंड कर पा रहे हो उसकी बात होती है ना। और बैंडविड्थ का जो रेट हम देखते हैं किसमें, बिट पर सेकंड में हम देखते हैं, उसको भी याद रखें। अब क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पर बैंडविड्थ से क्या तात्पर्य है, तो देखो डेटा की वह मात्रा जो किसी संचार चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाती है, तो ये सही है
है ना। प्रोटोकॉल की सीमाएं नहीं है, संचार उपकरण की गति नहीं, एक संचार माध्यम तो नहीं, ये भी नहीं, है ना। संचार माध्यम जो होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल हम लोग पढ़ते हैं, उसमें वायरलेस और वायर्ड पढ़ते हैं, दो प्रकार के पढ़ते हैं, उसमें फिर अलग अलग रूप हम लोग पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल नहीं है और कोई डिवाइस ये नहीं है। क्या है ये? डेटा की वह मात्रा है जो किसी संचार चैनल के माध्यम से प्रेषित मतलब भेजी जाती है, सेंड की जाती है। तो मात्रा की बात हो रही है, कितना डाटा आप भेज रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा, है ना। इसका आंसर कौन सा है? यही वाला इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक संग्रहण उपकरण की आवश्यकता किस लिए है ना। जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, उनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? तो इस पे अगर हम बात करें सीधे सीधे, क्योंकि हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी गति तो बहुत तेज होती है, लेकिन उसकी है तो कीमत बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, मतलब उसके अंदर डाटा हम लोग सुरक्षित नहीं रख सकते, लाइट जाएगी वैसे डाटा चला जाएगा, इसलिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑप्शंस हमको क्या देखते हैं? पहला बोल रहा है कि अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने के लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है नेटवर्क पर संचार करने के लिए, आउटपुट परिणाम प्रिंट करने के लिए, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए, जो मुख्य मेमोरी की क्षमता से अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर भैया यही वाला है ना, कि बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित करेगा जो कि मुख्य मेमोरी की क्षमता से कैसी है? अधिक होगी। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है उससे ज्यादा आकार होता है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का, और हम हमारे डाटा को उसी में सेव करना प्रीफर भी करते हैं। क्यों करते हैं? कि सीधी सी बात है, उसमें डाटा सुरक्षित रहेगा, मुख्य मेमोरी में सुरक्षित नहीं रहेगा। मुख्य मेमोरी जो होती है वो हमारी स्पीड, काम करने की गति को बढ़ाती है सिर्फ, है ना। जो जितनी बड़ी हमारी मुख्य मेमोरी होगी, जितने अच्छी कैपेसिटी की होगी, उतने तेजी से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। लेकिन डाटा स्टोर करने की बात होगी, डाटा को सेव करने की, तब हम लेते हैं किसको? सेकेंडरी स्टोरेज को लेते हैं, इसको याद। अगला प्रश्न है, अधिकांश डीबीएमएस अपने उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने में मदद करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? मतलब जितने भी डीबीएमएस अपने उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने में मदद करते हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? टोटल मिला के प्रश्न ये पूछना जा रहा है कि डीबीएमएस में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या होता है भैया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके माध्यम से हम जो डेटा होता है सॉरी, इसके माध्यम से जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, है ना। उसको हम अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इंसर्ट भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो ऑल ओवर जितना भी काम होना है किस पे होना है? डेटाबेस पे होना है। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बैकएंड में यूज किए जाते हैं। फ्रंट एंड में एक्चुअल हमारी भाषा जो लैंग्वेज होती है उसको यूज करेंगे, और बैक एंड में हम डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो डाटा होता है वो सेव होता है और बाद में हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। हमको यहाँ बोल रहा है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज, है ना। ये तो हमारे पास असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए काम में आती है। सी प्लस प्लस ये भी प्रोग्राम बनाने के लिए काम में आती है ना। यहाँ पे बोल रहा है क्वेरी लैंग्वेज, और ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज है ये भी प्रोग्राम डेवलप करने के ही काम आती है, डेटा एनालिसिस करने के लिए नहीं आती। हमारे पास में क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। और क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग ही करते हैं। अगर हमने सुना होगा, क्या सुना होगा आप लोगों ने? एसक्यूएल, एसक्यूएल आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग डेटाबेस में। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेस का यूज करते हैं, और ओरेकल का भी यूज हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में रिकॉर्ड डालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन डेटाबेस के हैं। डेटाबेस के हमने काफी क्वेश्चन हालांकि कवर किए हैं। डेटाबेस के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं, या एक क्वेश्चन मुश्किल से बनता है, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं, और अभी लास्ट टाइम एग्जाम की अगर हम बात करें 2-3 बार की, तो डेटाबेस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए। इसलिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमने ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी पुरानी सीरीज में कवर किए हैं, इसलिए आपको बोल रहे थे कि पुरानी सीरीज भी आप लोग पढ़ते चलते हैं, है ना। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉरेन की, है ना, या हम बात करते हैं इंटरनल जो कीज हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी,
तो उनकी भी हम लोगों ने बात करी हुई है। खैर हालांकि अभी देखते हैं इस पे काफी क्वेश्चन हमारे पास में है। डेटाबेस में रिकॉर्ड डालने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? डेटा हमको क्या करना है? डालना है ना। तो डेटा डालने के लिए हमको बोल रहा है इंसर्ट एट बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो डाटा को हमको डालने के लिए हमको जरूरत पड़नी है किसकी? इंसर्ट कमांड की जरूरत पड़नी है। इंसर्ट के द्वारा हम लोग डाटा को हमारे डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। ये याद। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, है ना। पहला बूट सेक्टर जो वायरस था वो किसने, कौन सा है इसमें से, है ना। पहला बूट सेक्टर वायरस जो है ये कौन सा है, बस नाम हमसे पूछा है। बूट सेक्टर वायरस के लिए आपको पहले तो ये बता दें बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। तो बूट सेक्टर वायरस जो होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट वाली प्रोसेस होती है उसको जाके प्रभावित करता है ना। उस वजह से फिर हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होगा। बूट नहीं होगा मतलब चालू ही नहीं होगा। तो बूट सेक्टर वायरस जो है जो सबसे पहला था उसका नाम है ब्रेन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ब्रेन, है ना। और ये 1986 में दो पाकिस्तानी भाइयों ने इसका निर्माण किया था और फिर नुकसान भी पहुंचाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पहला जो हमारे पास में बूट सेक्टर का वायरस था वो ब्रेन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है यह केस चयनित वाक्य के पहले शब्द के पहले अक्षर को बड़े अक्षर में बदल देता है ना। मतलब पहले शब्द के पहले अक्षर को बड़े लेटर में बदलना है। साथ में क्या बोल रहा है वो? वाक्य, मतलब कि एक कोई सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करना है। तो इसमें से कौन सा केस हम लोग यूज करेंगे? हमको बोल रहा है सेंटेंस केस, अपर केस, टोगल केस और टाइटल। टाइटल कोई केस हमारे पास होता ही नहीं, है ना। बात हुई अपर केस की, तो अपर केस में जो टेक्स्ट होगा तो जितने भी हमारे पास टाइप किया होगा, कितने भी वाक्य होंगे सारे के सारे अपर केस में बदलने हैं। और टोगल केस की अगर बात करें तो जो वर्ड होते हैं इनका पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। हम बोलते कैपिटल की बात कर रहा है तो वो क्या हमारे पास में वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में जहां से हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो पहला लेटर उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। जहां हमने फुल स्टॉप लगा दिया वहां तक सारे फिर स्मॉल रहेंगे। फुल स्टॉप के बाद में अगला वाक्य स्टार्ट होगा, वहां पर भी पहला लेटर लेटर जो होगा आपका वो कैसा होगा? वो कैपिटल होने वाला है। ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा। सेंटेंस केस है, अपर केस, टोगल केस और एक आता है ईच वर्ड कैपिटलाइज जिसका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और एक हमारे पास टोगल। टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 तरह के केसेस है जिसमें से 3 यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कभी कभी अचानक बिजली गुल होने पर डेटा की हानि हो सकती है। यदि डेस्कटॉप कंप्यूटर सीधे पावर प्लग से जुड़ा हो, इस प्रकार की डेटा हानि से बचने के लिए कंप्यूटर से कौन सा उपकरण जोड़ा जाता है? मतलब कि अचानक लाइट चले जाए और आपका डाटा लॉस ना हो, है ना, तब हम कंप्यूटर से एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिससे लाइट जाने के बाद भी हमारा कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है ताकि हम हमारी सारी फाइलें क्लोज करके और फिर प्रॉपरली उसको शट डाउन कर सके। हमको बोल रहा है प्रिंटर, हार्ड डिस्क, यूपीएस और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तो नहीं लगाएंगे भैया, हमको पूरा देश थोड़ी ना चलाना है ना। एक कंप्यूटर चलाना है तो प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है ना। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। यूपीएस हमारे प्रश्न का आंसर है जिसका फुल फॉर्म बनता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, है ना। हिंदी में अगर हम बोले तो अबाधित विद्युत आपूर्ति, मतलब कि बिना बाधा के विद्युत की आपूर्ति करते रहेगा लाइट जाने के बाद भी। तो इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और लाइट जाते से कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग यूपीएस लगाते हैं, इसको भी याद रखिए। डिफॉल्ट रूप से वर्ड दस्तावेज में ऊपरी मार्जिन है ना। बाय डिफॉल्ट रूप से जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है इसमें टॉप का जो मार्जिन होता है ये वाला, है ना। ये मार्जिन तो चारों तरफ से होता है, इसमें टॉप का जो मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन किया उसमें जो टॉप का मार्जिन और बॉटम का मार्जिन दोनों एक जैसा होता है, ये याद रखिए। ऊपर हेडर का हिस्सा है, नीचे फूटर का हिस्सा है और वो होता है हमारे पास में 1 इंच का, है ना। जैसे एमएस वर्ड ओपन किया तो ऊपर कितना है? 1 इंच छोटा है और नीचे भी 1 इंच छोटा है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन किया तो पेपर का साइज क्या होता है ना। तो वहां पे होता है आपका लेटर,
लेटर का साइज होता है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूत्र मतलब फार्मूला, पट्टी मतलब बार, है ना। तो फार्मूला बार के बाई ओर स्थित नेम बॉक्स, है ना, कौन सा लाइन इसको डिफाइन करेगी ये पूछेगा आपको, है ना। तो हमारा फार्मूला बार होता है, हमने अगर एक्सेल में देखा होगा सबसे ऊपर क्या होगा हमारे पास, टाइटल बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे पास रिबन होती है और रिबन पे हमारे पास टैब होते हैं। रिबन के जस्ट नीचे हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर दो हिस्सों में बटा हुआ फार्मूला बार होता है। तो उसका जो पहला हिस्सा होता है ये वाला जो बाएं तरफ होता है ना, प्रश्न भी क्या बोल रहा है हमको, बाएं तरफ, मतलब जो लेफ्ट साइड होता है उसको नेम बॉक्स कहते हैं। क्या बोल रहा है उसके लिए, उस कार्य पुस्तिका का नाम दर्शाता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो। ये क्या बोल रहा है भैया, कार्य पुस्तिका, है ना, मतलब कि वर्क बुक की बात कर रहा था। यहाँ पे वर्क बुक का नाम दिखाता है क्या, नहीं, वर्क बुक का नाम नहीं दिखाता, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है उस कार्य पत्रक का नाम दर्शाता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, है ना। कार्य पत्रक मतलब क्या होता है भैया, सीट, है ना। तो क्या वहां पर सीट का नाम दिखाता हमको, नहीं, वहां पर सीट का नाम भी नहीं दिखाता है। फिर ये बोल रहा है उस सेल पते या रेंज का नाम दर्शाता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो। तो ये वाला ऑप्शन सही है भैया, क्योंकि जो नेम बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमको यहाँ पर जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उसका एड्रेस दिखेगा, है ना। उस सेल एड्रेस पे हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस। तो जहां पर भी हमारा सेल पॉइंटर होगा उसमें हम काम कर रहे होंगे और वही हमको यहाँ पे दिखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी कैसा है, सही है। एक चीज ये भी याद रखना कि जो हमारी एक्टिव सेल की डेफिनेशन पूछता है ना, एक्टिव सेल क्या होती है भाई, जहां पर हमारा सेल पॉइंटर जो है ये जिस जगह पे होगा वो एक्टिव सेल होगी। दूसरी चीज ये है कि एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ दिखता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ दिखेंगे, है ना। तो एक्टिव सेल के कंटेंट हमको कहाँ दिखेंगे, इसी फार्मूला बार में राइट साइड में दिखेंगे, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सेल सामग्री को संपादित करने की सही विधि नहीं है। सेल सामग्री को संपादित करने की, सेल सामग्री को अगर हमको संपादित करना है ना, संपादित मतलब क्या होता है भैया, एडिटिंग की बात हो रही है कि किसी सेल में कोई डाटा रखा हुआ है और आपको उसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको बोल रहा है प्रेस द आल्ट की, प्रेस द F2 की, क्लिक द फॉर्मेट बार एंड डबल क्लिक द सेल, है ना। हमको बोल रहा है कौन सा नहीं कर सकते इसके लिए भैया, है ना, नहीं कर सकते। तो हम देखो F2 तो कर सकते हैं, कोई सेल होगी उसमें डाटा होगा तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और हम उसको एडिट कर लेंगे। फिर बोल रहा है क्लिक द फॉर्मेट बार, हम जो ऊपर फार्मूला बार होता है ना, उस फार्मूला बार पे भी हम क्लिक करके और फिर एडिट कर सकते हैं इस सेल को, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर होगा, इसी कंटेंट कहाँ दिखते हैं हमारे पे, फार्मूला बार में, तो वहां हम एडिट उसको कर सकते हैं। डबल क्लिक करके भी हम कर सकते हैं, जो सेल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर मिल जाएगा, फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये वाला भी सही है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे है, सही है। ये वाला गलत है क्योंकि आल्ट की प्रेस करने से वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हमारा जो मेन्यू बार है टैब जितनी भी है वो एक्टिव हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकरण बोले गए शब्द को माइक्रोफोन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उसे बाइनरी कोड में परिवर्तित करते हैं, तो जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि खालिस्तान ऐसा उपकरण है ना, जो बोले गए शब्दों को माइक्रोफोन के माध्यम से ग्रहण कर सकता है, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं इसको क्या कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, है ना, और उसे बाइनरी कोड में परिवर्तित करते हैं जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। कंप्यूटर बाइनरी कोड में पढ़ता है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो माइक्रोफोन का प्रयोग करके इनपुट लेता है और उसको बाइनरी कोड में बदल देता है, जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। क्या है हमारे पास में, हमको बोल रहा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, पेरिफेरल्स और ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारे पास हमको पता है जो माइक्रोफोन है ये कैसा इनपुट डिवाइस है, पहली चीज। दूसरा ये क्या करता है, ये साउंड को ही इनपुट ले सकता है सिर्फ, है ना, बाकी किसी चीज को इनपुट के रूप में नहीं ले सकता। अब यहाँ पे हेड राइटिंग है, मतलब हमको लिखना पड़ेगा, लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो नहीं होगा आंसर। पेरिफेरल में तो सारे हमारे पास में डिवाइसेस आ रहे हैं, तो सारे के सारे आंसर तो नहीं होंगे, तो साउंड पे काम करे।
है ना। तो स्पीच रिकॉग्नाइज जो सॉफ्टवेयर होता है ये यूज करता है इसको, माइक्रोफोन को। अगर हमने स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर लगाया है तो वहां पे हमको माइक्रोफोन की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कैसे हैं स्पीच रिकॉग्नाइज पर काम करते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम गूगल पर भी अगर कुछ सर्च करना हो तो हम बोलकर सर्च करा लेते हैं, तो वहां पर स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे मोबाइल फोन भी हमने देखे हैं, है ना। एलेक्सा हो गया या फिर एप्पल में सीरी हमको मिलता है। तो ये सारे के सारे वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर है जो बोलने पर कमांड ले लेते हैं। तो वैसे हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ग्राहक ऑनलाइन होटल बुकिंग करता है तो डेटाबेस अपडेट होता है। ठीक है ना। तो किस तरीके से होगा ये बोल रहा है हमको, ना। जब कोई ग्राहक ऑनलाइन होटल बुकिंग करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग कर रहा है, तो डेटाबेस अपडेट होता है। तो डेटाबेस किस तरह से अपडेट होता है, बस ये हमको बताना है ना। तो हमारे देखते हैं क्या है, बैच मोड है ना। फिर यहाँ सूडो रियल टाइम है, फिर 2 डेज है और ऑल ऑफ दिस है। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन कोई बुकिंग करते हैं, है ना, अगर हम सिर्फ इसकी बात कर ले, ये होटल की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम ट्रेन का टिकट बुक करते हैं या अदर भी हम कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से परचेज करते हैं, तो वो सारी की सारी जो होती है ना, वो किस पे काम करती है, वो करती है सूडो रियल टाइम पर काम करती है। ठीक है। अब सूडो रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम बोल तो रहा है लेकिन कैसा है वो, सूडो है, मतलब कि हमको एक भ्रम होता है कि वो बुक हो चुका है, लेकिन वो थोड़े से समय, मतलब कि बहुत माइनर से समय देरी से और फिर वो बुक होता है। लेकिन हमको एट प्रेजेंट शुरू में क्या दिखा देता है कि हाँ वो आपका बुक हो चुका है, लेकिन उसके बाद डेटाबेस ना थोड़ी देर बाद जाकर अपडेट होता है ना। तो उतना भी ज्यादा देर नहीं होता कि बहुत ज्यादा अंतर हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, तो सूडो रियल टाइम बोल रहे हैं, ना कि रियल टाइम बोल रहे हैं, है ना। रियल टाइम में क्या होता है, एग्जैक्ट उसी समय हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा विलंब लेता है, बहुत थोड़ा सा लेता है, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। और रियल टाइम, ये सूडो रियल टाइम के बाद ही क्या होता है, डेटाबेस तैयार होता है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर इसी का प्रयोग किया जाता है ना। इसको भी आप याद रखिए। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास आज 19 नंबर का वीडियो हो गया। और इसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि कल होगा इसका हमारी रिकॉर्डेड क्लास का लास्ट वीडियो, और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन क्लासेस लेके आएंगे। ऑनलाइन क्लास का जो टाइम मिलना है आपको, वो कब मिलेगा, वो मिलेगा आपको कल के वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप करते रहिए तैयारी, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।